हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी अगस्त और सितंबर मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, सितंबर मंथ की इकोनॉमी की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने कम्युनिटी टैब में इससे रिलेटेड पोस्ट भी डाली थी एक। आई वुड सिंसियरली अर्ज यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो टिल दी एंड। आप खुद रियलाइज करेंगे कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसमें चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो से। आरबीआई हैड टू इंश्योर रिकवरी टुक होल्ड बिफोर एक्टिंग ऑन इन्फ्लेशन दास। तो देखिए क्या कहा गया है इस आर्टिकल में। इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल का एक कर्सरी रीडिंग दूं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों में ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक है कंट्री का, यानी कि आरबीआई, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अगर वो इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाता 2 से 6 के बैंड में, यानी कि 4 ±2% के इन्फ्लेशन बैंड में, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिटर्न में। 3 तरह की इंफॉर्मेशन। पहला तो ये कि बेसिकली आप फेल क्यों हो गए। दूसरा ये, अच्छा फिर अब आप फेल हो गए हैं उसको मेंटेन करने में, तो किस तरह के आपके आगे प्लानिंग्स हैं, किस तरह से आप संभालेंगे, किस तरह के मेजर्स सरकार और आरबीआई साथ मिलकर ले सकते हैं। तीसरा, क्या डेडलाइन है, क्या टाइमलाइन है जिसके अंदर अंदर दोबारा से इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सकता है। तो लेकिन देखिए, बहुत सारे पब्लिक जो एक्टिविस्ट हैं या फिर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि इस बार जो आप इंफॉर्मेशन देंगे सरकार को, आप प्लीज उसे पब्लिक भी कर दीजिएगा। मतलब इट विल समहाउ इनहैंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। लोगों को भी पता चलेगा कि क्या रीजंस थे। वैसे तो सी पीपल वुड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड, है ना। कोविड आया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, वॉर आई जो चल रही है अभी भी, तो इस तरह के रीजंस अगर दे भी देंगे, बट एक स्टेप होगा ट्रांसपेरेंसी की तरफ। लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा था, देखिए नहीं, इट इज अ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, तो इसको हम एक सीक्रेटिव मैनर में ही सरकार को देंगे। तो अब हम देखते हैं। देखिए, वो इंफॉर्मेशन तो बस वो देने ही वाली है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उससे पहले कॉन्फ्रेंस पे शक्तिकांत दास से जब ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर इन्होंने दिया है। सो इट्स जस्ट ओनली अ डे बिफोर राइटिंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि जस्ट एक दिन पहले जब वो एक डिटेल मैनर में बताने वाले हैं सरकार को कि क्यों एक प्रोट्रैक्टेड, मतलब इतने लंबे समय के लिए जो फेलियर उनके पार्ट पे रहा इन्फ्लेशन को मैनेज करने में। जस्ट एक दिन पहले ही उन्होंने पब्लिकली ये चीज असर्ट की है दैट व्हाइल देयर हैड बीन स्लिपेज इन द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, एनी प्रीमेच्योर पॉलिसी टाइटनिंग कुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली फॉर द कंट्री। यानी कि जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा स्लिप हुआ है इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री, लेकिन अगर हम बहुत पहले ही पॉलिसी टाइटनिंग कर लेते। देखिए, ये अकोमोडेटिव स्टैंड को बहुत टाइम से मैंडेट कर रहे थे। अकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है, जब आप रेपो रेट को थोड़ा सा लो रखते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट को जब आप लो रखेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स भी बाकी ऑटोमेटिकली लो ही होंगे, फिर लोन्स थोड़े सस्ते यानी कि चीपर हो जाएंगे, जिससे ग्रोथ, रिकवरी। देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में गई थी, -6.6% हमारी ग्रोथ थी, है ना, 2021 की। तो उस ग्रोथ को रिकवर करना जो पैंडेमिक से ग्रस्त थी, उसको बहुत जरूरी था, है ना। इनका ये कहना, अगर हम उसी समय पे टाइटनिंग शुरू कर देते तो ग्रोथ, रिकवरी, वो सब कुछ नहीं हो पाता जो आज आईएमएफ हमारे को कह रही है कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज होंगे, डिस्पाइट पूरी बाकी इकोनॉमीज रिसेशन के फियर्स कर रही है तब भी। तो ये नहीं हो पाता, ठीक है। इन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया है। और देखिए, इन्होंने कहा है कि हम सही जा रहे थे, आवर पाथ वाज फाइन, पर एक्चुअली जिस चीज ने सब कुछ चेंज कर दिया वो था यूक्रेन में जो इन्वेजन हुआ रशिया द्वारा February 24 को। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन शुरू हो गई। देखिए, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई, ठीक है। आई हैव टाइम एंड अगेन एक्सप्लेन्ड कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको पार्ट्स में कट करना है। तो अगर मैं आज बात करूं तो इट इज जस्ट महंगाई, ठीक है। तो महंगाई क्यों होती है,
जब आपके पास डिमांड तो है, कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है हमारी डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं। लेकिन अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है कि हमारे यहाँ पे महंगाई छोड़िए, हम बाहर से महंगाई को इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हो गए है ना, वॉर चल रही है, कितना ब्लैक सी ब्लॉकेड हो गया बहुत सारी कंट्रीज में। जो यूके जो एक्सपोर्ट किया करती थी, जो यूक्रेन एक्सपोर्ट किया करती थी, रशिया एक्सपोर्ट किया करती थी, अब वो थोड़ा सप्लाई चेन बॉटलनेक हो गया, तो इसकी वजह से चीजें महंगी हो रही हैं पूरे संसार में ही। आप यूरोप देखिए 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन है वहां पे, इसीलिए यूएसए में भी देखिए किस तरह से डॉलर स्ट्रेंथनिंग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी है कि ये इन्फ्लेशन जो डोमेस्टिकली चल रही थी तो चल रही थी, लेकिन जो हम स्लिप हुए अपने रेंज से, वो सबसे ज्यादा मैटर ये था कि यूक्रेन वॉर हो गई। ठीक है, उसके बाद तो हमने जो इन्फ्लेशन बाहर से आने लग पड़ी, इंपोर्ट करने लग पड़े हम। टुडे आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, मिस्टर दास ने ये कहा है दैट द होल डिबेट अबाउट आरबीआई बीइंग बिहाइंड द कर्व हैज एंडेड। टुडे वी एज वी स्टैंड द ग्रोथ मोमेंटम हैज सस्टेन्ड एंड डेफिनेटली सो। इन्फ्लेशन इन्होंने बोला है हम बहुत ही जल्दी मॉडरेट कर देंगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे 7.2% इन्फ्लेशन है, विच इज sort of मैनेजेबल, इनका ये कहना है। फिनेंशियल सेक्टर स्टेबल है, रेजिलियंट है, यानी कि कोई भी शॉक आएगा तो हमें पता है कि किस तरह से उसे डील करना है। बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक्स आर लुकिंग रोबस्ट, यानी कि बैंक में एनपीएस कम है। राइट, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने ज्यादा नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए बात क्या है, एमएसएमई सेक्टर वगैरह की भी अगर हम बात करें, क्रेडिट नहीं रोका। मतलब अगर आप रेपो रेट यानी कि अकोमोडेटिव रख रहे हैं अगर, तो आप क्रेडिट का फ्लो होते रहने दे रहे हैं। सप्लाई जो लिक्विडिटी की मार्केट में वो नहीं रुक रही, और जब तक वो नहीं रुकती तो सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं जिनको आपने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी एक एक्स्ट्रा एज दिया एमएसएमई सेक्टर को लोन्स में, तो ऑफ कोर्स इट वाज हेल्पफुल दैट वे। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आरबीआई को बिल्कुल इस बात पे कोई खेद नहीं है कि हमने हमारी प्रायोरिटीज फिक्स्ड थी और उसके पीछे कुछ रीजन था। Alright, so let's move on to another article. Alright, concerned about security of Chinese in Pakistan, Shi to Sharif. तो देखिए क्या हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ वो ट्रैवल करेंगे चाइना में, तो वही हुआ है। अब देखिए इस विजिट के दौरान चाइनीज लीडर शी जिनपिंग, ये ना ही सिर्फ हम आज पहली बार देख रहे हैं कि चाइना द्वारा कंसर्न्स व्यक्त किए गए हैं पाकिस्तान को कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी, देखिए आप सीपेक में जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और चाइना जो सीपेक के माध्यम से हाईवेज, ब्रिजेस, इस तरह की पोर्ट्स बना रहे हो या जो भी आप कर रहे हैं, तो चाइनीज ऑफिशियल्स वहां जाते हैं सुपरविजन के लिए। चाइनीज बहुत सारे लोग वहां जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी सिक्योरिटी उसका किसका जिम्मा आता है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का आता है ना, तो उसको नहीं देखा जा रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये पहली बार नहीं है कि हम इनके कंसर्न्स देख रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था उज्बेकिस्तान में, जब शी जिनपिंग शहबाज शरीफ से मिले थे उज्बेकिस्तान में, जब एससीओ समिट हुई थी अभी बहुत रिसेंटली, तब भी शी ने यही चीज व्यक्त की थी। ओके, क्योंकि उस समिट के बाद भी एक केस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें अराउंड 3 to 4 चाइनीज ऑफिशियल्स की जान गई है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। चाइनीज लीडर शी जिनपिंग टोल्ड विजिटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दैट ही वाज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज पर्सनल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। मिस्टर शी ने अपना कंसर्न व्यक्त करने के साथ साथ बताया है कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है हमारी डिप्लोमेसी में, हम कहाँ रखते हैं आपको। देखिए इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब आप खुद सोचिए, अभी चाइना की जो कांग्रेस है वो खत्म हुए कितने दिन हुए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस अभी इन्होंने होल्ड की, जिसने बेसिकली शी जिनपिंग को एक 3rd टर्म दिलवाया, और उसके बाद डायरेक्टली एक प्राइम मिनिस्टर का एक कंट्री का इनसे सबसे पहली मीटिंग करना है ना, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान का क्या पोजिशन है चाइना के डिप्लोमेसी में। ओके, तो इन्होंने वही कहा है दैट पाकिस्तान वाज अ प्रायोरिटी इन चाइनाज नेबरहुड डिप्लोमेसी। ओके, तो देखिए ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, नोट डाउन करके रखने चाहिए, जो आप मेंशन करेंगे, है ना, क्योंकि एक अपने सेंटेंस को, अपने पॉइंट को अगर आप सच में कॉन्क्रीट या सब्सटेंसिव बनाना चाहते हैं, यूज सच फ्रेजेस। जैसे कि हम इंडिया के केस में क्या बोलते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना, जो वाजपेयी जी के टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही ये वाली सरकार भी करती है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम सबसे पहले साउथ एशिया के जो नेबर्स
हैं, श्रीलंका का हेल्प करना सबसे ज्यादा हमारे द्वारा उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस में, क्योंकि हम नेबरहुड पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाइना और पाकिस्तान के बीच में लिखेंगे कुछ भी, तो आप ये लिख सकते हैं दैट चाइना कंसिडर्स पाकिस्तान एज अ प्रायोरिटी इन चाइनाज नेबरहुड डिप्लोमेसी। ओके मिस्टर शरीफ, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिन्होंने विजिट किया है बीजिंग फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ मिस्टर शीज थर्ड 5-year टर्म। ओके अब देखिए ये तो मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल पे पहले इंसान जिन्होंने विजिट किया है। पर वियतनाम के जो कम्युनिस्ट पार्टी चीफ हैं वो भी विजिट कर चुके हैं मिस्टर शी जिनपिंग को इसी हफ्ते के स्टार्टिंग में। पर वो एक पार्टी टू पार्टी विजिट थी, मतलब ही वाज नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे भी है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में भी है, तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पार्टी टू पार्टी विजिट। ओके तो ये चीज लेकिन साथ ही साथ में अब देखिए एक और चीज, हम ये भी चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मन जो चांसलर है ओलाफ शोल्ज, ये भी विजिट करने वाले हैं चाइना लेटर दिस वीक। तो बेसिकली ये अंडरलाइन करता है, ये बताता है कि बीजिंग ने अपनी डिप्लोमेसी को स्टेप अप कर लिया है फॉलोइंग द कांग्रेस सेशन, जबकि उनकी कंट्री में उन्होंने आम लोगों के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अभी भी रिटेन की हुई है। जहां पे हमने कल परसों की न्यूज़पेपर्स में भी ये देखा कि किस तरह से लोग वहां पे फ्रस्ट्रेटेड हैं। पहली बार इतने सालों में दोबारा थोड़ी थोड़ी सी प्रोटेस्ट होने लगी हैं चाइना के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस में, जहां पे हमने देखा कि लोग कह रहे हैं वी वांट फूड, वी वांट टू अर्न टू मेक अस अ लिविंग, है ना। ओके हम कोविड है हम मानते हैं, पर हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे। तो लोग लॉकडाउन में हैं, और किस तरह से जो बप्पी लहरी के सॉन्ग्स जो हमने एक क्रिएटिव इकोनॉमी का मैंने आपको एनालिसिस दिया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ म्यूजिक और क्रिएटिव इकोनॉमी एक्चुअली दो कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस को भी बाइंड करके रखती है। जैसे वो बप्पी लहरी के सॉन्ग्स जो हैं जिमी जिमी आजा आजा, उस पे दे आर डांसिंग एंड दे sort of dressed up in sarees and bindi, है ना। तो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। So let's move ahead and look at what is written here. ओके अब देखिए हम देखते हैं किस तरह के अटैक्स चाइनीज पर्सनल को पाकिस्तान में देखने पड़ रहे हैं। अप्रैल में अगर हम देखें 3 चाइनीज वर किल्ड क्योंकि वहां पे एक सुसाइड अटैक हुआ था। क्योंकि देखिए चाइनीज वहां पे अगर जा रहे हैं तो वहां पे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी है कराची में, तो वहां के बिल्कुल पास में, है ना। तो देखिए बहुत सारे इस तरह के और सुसाइड अटैक्स में जो बेसिकली डेवलपमेंट नहीं चाहते। देखिए जो टेररिस्ट फोर्सेस होते हैं, अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स इंडिया पे अटैक करते हैं, तो कुछ पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि वो उनके तरह के गवर्नमेंटल स्टाइल से नहीं अग्री करते। ऐसे ही पाकिस्तानी तालिबान भी है जो पाकिस्तान की सरकार को गिराना चाहता है, ओवरथ्रो करना चाहता है एक वायलेंट मैनर में। तो इसीलिए वो बहुत तरह के अटैक्स इस तरह से करते हैं। और राइट, और साथ में देखिए एक और जो मैं आपको चाहूंगी कि फ्रेज आप नोट डाउन करके रखिए। वैसे तो हम ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं चाइना और पाकिस्तान को, पर उन्होंने कहा है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है इट इज आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। तो आप ये लिख सकते हैं। Okay, so they discussed issues pertaining to the region which included the situation in Kashmir. अब देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है कि इन्होंने कश्मीर को भी डिस्कस किया, ये पाकिस्तानी साइड से आई है, लेकिन चाइनीज स्टेटमेंट्स में कोई मेंशन नहीं था कि इन्होंने कश्मीर को भी डिस्कस किया है। Alright, so let's move on to another article. Okay, in a U-turn, Sunak says he will attend COP27 in Egypt. तो फाइनली क्या हुआ है देखिए, अभी तक तो काफी डिनाई किया जा रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं वो अटेंड नहीं करेंगे जो COP27 इजिप्ट में होने वाली है, क्योंकि he was actually busy with the budgetary statement, preparing the budgetary statement। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने अब यू टर्न लेते हुए ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है और बोला है कि नहीं, मतलब कोई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम क्लाइमेट चेंज पे एक कॉन्क्रीट एक्शन ना ले, और देयर इज नो एनर्जी सिक्योरिटी विदाउट इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल्स। देखिए एनर्जी सिक्योरिटी का जो मामला है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके केस में गैस बेस्ड इकोनॉमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विंटर्स के केस में। अब एनर्जी प्राइसेस के जो बिल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हम यूके में देख रहे हैं। तो इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया है कि देखिए रिन्यूएबल्स में जब तक हम इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे, सोलर, विंड, एक्सेट्रा, तब तक एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी भी पॉसिबल नहीं है। एंड हेंस ही हैज डिसाइडेड दैट ही वुड बी विजिटिंग COP27 नेक्स्ट वीक। अब देखिए आपको पता होगा ग्लासगो जो समिट था COP26 वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिस्टर मोदी ने कुछ बहुत बड़ी कमिटमेंट्स वहां पे दी थी पिछले साल। ग्लासगो कहाँ है? यूके में। तो लास्ट ईयर यूके में ही ये समिट हुई है UNFCCC की, जहां पे हमने क्या कहा था 2070 तक हम बेसिकली क्या करेंगे, हम
कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करेंगे, ठीक है। एंड वी आर डेफिनेटली ऑन द पाथ, बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी है, पर बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो हम अहेड ऑफ द गोल्स हैं जिन तरह की चीजों में, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको 5 इनिशिएटिव्स वहां के याद होंगे जो जो लिए गए थे, पंचतंत्र जिन्हें कहा गया था, पंचशील भी कई लोगों ने कहते हैं। तो आप यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम। अब देखिए मिस्टर मोदी और हमारी टीम का ये कहना है, अनऑफिशियली हमें ये चीज पता चली, हमने इसी न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है कि मिस्टर मोदी वुड एक्चुअली अर्ज बाकी कंट्रीज को, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस को, कि आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करिए। क्लाइमेट फाइनेंस की कमिटमेंट आपने कहा था आप $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल, हमें तो नहीं मिलते दिखते, है ना। तो देखिए हमारा तो ये डेवलप होने का टाइम है, आप पिछले 200 साल से कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं, आप हो गए हैं, अब आप आज इतना डेवलप हो चुके हैं कि इसके ऊपर कुछ बचा ही नहीं है डेवलप होने के लिए। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लाइमेट अडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ये सब कर सकते हैं, पर हमारा तो भी ग्रोथ ही स्टार्ट नहीं हुई। आप हमें ग्रो होने से पहले कह देते हो नहीं आप और ग्रो मत करो, आप इन्वायरमेंट पे ध्यान दो अब, है ना। सो दैट्स नॉट फेयर। अगर आप हम चाहते हो आप हमें कि हम इस चीज पे काम करें, तो गिव अस सम मनी, बिकॉज यू एंड यू ओनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। तो ये इस तरह की चीजें हम इस बार देखेंगे। ऑलराइट, तो देखिए साथ ही साथ में हमें ये भी पता चल गया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन वुड आल्सो ट्रैवल टू इजिप्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मिस्टर मोदी तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे ही वहां पे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। गांधीयन सेवा फाउंडर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट ईलाबेन भट्ट डाइज। अब देखिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप सेवा को अच्छे से प्रिपेयर करें। सेवा, ये जो प्रेशर ग्रुप्स का एक टॉपिक है, या ट्रेड यूनियनिज्म का एक टॉपिक है, या कोऑपरेटिव्स का एक टॉपिक आता है ना, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें अपने GS1 के लिए। और इसमें स्पेशली बिकॉज जो सेवा फाउंडर है, शी हैज़ पास्ड अवे, ईलाबेन भट्ट, काफी रिनाउंड एक्टिविस्ट जिनको बहुत ही तरह के पद्म भूषण, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, बहुत तरह के इनको प्राइजेस मिले हैं, वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर भी रह चुकी हैं। सो a lot to her credit। ओके, तो सेवा के बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कुछ एडिशनल चीजें, अगर सेवा के बारे में मुझे आपको बतानी होंगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ईलाबेन भट्ट जो 89 की उम्र में, शी वॉज अ गांधीयन, और गांधीयन ऑफ कोर्स गोज। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, आई डू नॉट नो इफ यू बीन फॉलोइंग दीज वीडियोस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस और नॉट, पर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज ज्यादा समझ पाएंगे। तो हमने बहुत रिसेंटली एक और चीज डिस्कस की थी, जहाँ पे जो ILO है ना, वहां पे एक मेंबर के रूप में जो भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने एक मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाली है ना। तो बहुत सारी और जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस, जो AITUC है या और भी ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने अपोज किया है उनकी मेंबरशिप को, क्योंकि वो एक्चुअली आप कह सकते हैं RSS बैक्ड एक ग्रुप है, जो बाकियों का कहना है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ट्रेड यूनियन। तो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो लेबर कोड हैं 4, है ना, उसके अगेंस्ट। तो उसमें अब देखिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है सेवा, क्योंकि सेवा एक ट्रेड यूनियन है, विमेन्स ट्रेड यूनियन है, तो इनका भी हमने देखा है थोड़ा अपोज करते हैं ये जो भारतीय मजदूर संघ है उनको किसी तरह का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हर बाकी ट्रेड यूनियन जो इंडिया के लेवल पे है उनका यही मानना है, तो उनकी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में लेबर कोड पे लेकिन इनका एक प्रॉपर हम सब स्टेटमेंट अवेट कर रहे हैं, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेवा का कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा। साबरमती आश्रम की भी ये चेयरपर्सन थी। 2007 में शी बिकेम पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, जिन्हें एल्डर्स कहते हैं, जिसको बेसिकली जिसकी नींव रखी गई थी नेल्सन मंडेला द्वारा, टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड पीस अक्रॉस द वर्ल्ड। एल्डर्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने कुछ आंसर्स में। फाउंडेड बाय हर, अब देखिए मैं कुछ सेवा के बारे में आपको बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है दैट फाउंडेड बाय हर इन 1972, सेवा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स वर्किंग फॉर वुमेन। इसका अगर हम बेस देखें तो इज ओवर 2 मिलियन मेंबर्स, जो 18 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री की उसमें से, और साथ ही नेबरिंग नेशंस जो हैं साउथ एशिया में, वहां से भी काफी मेंबर्स हैं सेवा में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, इट इज अ लो इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स ट्रेड यूनियन, ठीक है, जिसको रजिस्टर किया गया है
1972 में किस लॉ के तहत रजिस्टर किया गया है? एक 1926 का एक्ट है जिसे इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट कहते हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस एक्ट के बारे में, तो उसी के तहत इसको बेसिकली रजिस्टर किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता है कि ये कॉन्फिडेंस दिलवाना वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का एक छोटा सा बिजनेस, या आप समझ सकते हैं अचार का बिजनेस, है ना, खुद से, क्योंकि बेसिकली आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आपको आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी आपके पास, है ना, आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर कुछ और मैं आपको बताऊं तो इनकी मेंबरशिप बहुत ही, अगर आपको मेंबर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं या और एम्पावर करना चाहते हैं, so you just have to pay 5 rupees per year। तो आप समझ सकते हैं काफी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ये। पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए दिस इज डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि बेसिकली 1 महीने पहले अराउंड हमने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को अनाउंस करते देखा था एक पब्लिक एड्रेस में रजौरी में, जम्मू कश्मीर में, कि हम बेसिकली पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स और एजुकेशन में। तो बेसिकली उसी के फॉलो अप के रूप में हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब इंक्लूड किया जाएगा पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में। साथ ही साथ में बेसिकली कमीशन ने बोला है कि इंक्लूड किया जाए पद्दरी, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस दिस, आई एम रियली सॉरी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण, इन कम्युनिटीज को भी बेसिकली एसटी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। साथ में अगर हम देखें तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कैसे इंक्लूड किया जाता है एक पर्टिकुलर लिस्ट में, व्हाट इज द प्रोसीजर। और उसमें हमने ये चीज देखी थी कि जो एनसीएसटी है, साथ ही साथ में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि देखिए इन्हीं के पास तो है ना कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर रीजन में, आपकी किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, इससे ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है किसके पास होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो दोनों का ही बेसिकली टिक मार्क या दोनों का अप्रूवल बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कैबिनेट अप्रूव करे, फाइनल नॉट दे अपना इनकी इंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो फाइनली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दे दिया है, एनसीएसटी ने भी दे दिया है, नाउ वी अवेट। वो तो हमें पता ही है, जब होम मिनिस्टर ने कह दिया तो कैबिनेट का नॉट भी है ही। इंडिया यूके एफटीए विल टाइटन स्क्रूज ऑन जेनेरिक ड्रग्स एमएसएफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मुझे इंडियन पेटेंट लॉ के बारे में कुछ बताना है, जो आई बिलीव कैन बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ही हैं जो हम बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं। वही 2-4 घिसी पिटी चीज़ें आती हैं और हमें लगता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो होती नहीं है, और आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे लगते हैं आपको। तो मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले हम इसकी एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। द प्रपोजल्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द ड्राफ्ट। देखिए आपको पता है कि इंडिया और यूके के बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। इसमें इंटर माइग्रेंट्स इमिग्रेशन के टॉपिक पे सबसे बड़ा हमारा हमने देखा था जो श्यूला ब्रेवरमैन थी, जो लिज ट्रस्ट के टाइम पे एक्सचेकर थी चांसलर, तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर ये लोग आते हैं इंडियंस एंड दे कम एंड स्टे हियर फॉर द एंटायर लाइव्स एंड दे ईट अप आवर जॉब्स, तो मैं इमिग्रेशन के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो मैं एफटीए साइन ही नहीं करूंगी इंडिया के साथ, क्योंकि ये लोग मतलब ऐसे करते हैं, और एंड आई एम एंटी इमिग्रेशन। और विच वॉज वेरी आयरॉनिक, क्योंकि वो खुद एक इंडियन ओरिजिन मदर की, इंडियन ओरिजिन में बिल्कुल इंडियन मदर की वो प्रोजेनी है। ठीक है, साथ में एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम दोनों के एफटीए में सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, है ना, कॉन्फ्लिक्ट का, वो था माइग्रेशन। ठीक है, पर वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिखा भी नहीं है यहाँ पे, मैं बस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्टार्ट किया उससे। अब यहाँ पे एक और चीज है जो लीक हो गई है, जो एक और कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में बताता है। तो प्रपोजल ये है कि बेसिकली एक ड्राफ्ट जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत पता चला है कि कुछ जो आईपीआर है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड एक चैप्टर है इस ड्राफ्ट यूके और इंडिया के डील में, वो काफी ज्यादा कॉन्टेंशियस लग रहा है, बिकॉज इट विल हर्ट द ग्लोबल सप्लाई ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। ये किसने कहा है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, ये इन्होंने एमएसएफ जो है उन्होंने वॉर्न किया है वेंसडे को। ऑलराइट, जेनेरिक मेडिसिन, आई होप यू नो कौन, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो जेनेरिक मेडिसिन में एक
आप कह सकते हैं काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि देखिए अगर आप यूएसए जाएंगे या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री जाएंगे, वहाँ पे जो जिस तरह की दवाई आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, पैरासीटामोल या फिर जितनी भी कॉम्बीफ्लेम, इस तरह की दवाइयाँ वहाँ पे बहुत महंगी हैं, क्योंकि उनका जो सॉल्ट है हम जेनेरिक सॉल्ट्स में उसको बनाते हैं, क्योंकि देखिए हमें उसकी कॉस्ट लो करनी है, ठीक है। तो इसीलिए इजिप्ट, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह भी कंप्लीटली हमारी जेनेरिक मेडिसिन पे डिपेंड करती हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा WTO में भी हम पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि व्हाट इंडिया डज इज वो टेक्नोलॉजी पता लगा लेते हैं और उसका एक जेनेरिक सॉल्ट बना देते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आईपी रिलेटेड चैप्टर जो लीक हुआ है अक्टूबर 31 को, इट शोज दैट कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस आर देयर, जो बेसिकली यूके की मांग है कि टाइटन किया जाए प्रोडक्शन, सप्लाई और एक्सपोर्ट ऑफ अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बोला है रोका जाएगा, उनका यही होगा ऑब्वियसली कि कम्प्लीटली इस तरह की जो जेनेरिक मेडिसिन है वो ना इंडिया से ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट की जाएं, इस तरह का कुछ कुछ होगा। एग्जैक्टली तो डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। गिवन द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज दिस लीड आईपी चैप्टर कुड हैव ऑन द ग्लोबल सप्लाई ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, इन्होंने बोला है एमएसएफ ने कि यूके गवर्नमेंट को डेफिनेटली विड्रॉ कर देना चाहिए इस पूरे चैप्टर को ही कंप्लीटली, क्योंकि देखिए आपकी तो डील हो रही है आपस में, लेकिन सिर्फ आप ही दोनों कंट्रीज इफेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, आप श्रीलंका देख लीजिए, हमारे बांग्लादेश देख लीजिए, हम बहुत लोगों को जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो एक ग्लोबल सप्लाई है पूरी जो इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो हम अगर हम जेनेरिक मेडिसिन बेचना ही, एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो ये कंट्रीज जो है वो कैसे हमसे, जो हम पे निर्भर है, वो इफेक्ट हो जाएंगी। तो ये चीज, अब साथ ही साथ में एक और इस चैप्टर में ये चीज है कि हार्मोनाइज करने की बात की गई है यूके द्वारा। किस चीज को हार्मोनाइज, यानी कि इंडियन पेटेंट लॉ जो है वो यूके के लॉज के साथ बिल्कुल मैच करवा दीजिए, बिल्कुल हार्मोनाइज वैसा बना दीजिए, ठीक है। तो ये सब बातें की गई हैं। इसमें से अगर हम एक चीज देखें, आई विल जस्ट रीड इट, और फिर यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है। आई विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो इसमें बेसिकली इस लीक्ड आईपी के चैप्टर में ये बोला गया है कि दोनों पार्टीज को, बोथ पार्टीज शैल नॉट मेक पेटेंट ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स अवेलेबल बिफोर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट इन इफेक्ट। देखिए ये क्या कहता है ये प्रोविजन कि एक पेटेंट फाइल करते हो आप, आपको अगर किसी चीज में इनोवेशन आपने की तो उसके लिए आपने पेटेंट फाइल किया, ठीक है। तो अभी ग्रांट नहीं हुआ है पेटेंट आपको, तो उससे पहले अगर किसी भी इंसान को कुछ दिक्कत है आपसे, है ना, कि ये पेटेंट तो पहले ही किसी को दिया हुआ है इस तरह की चीज के लिए, या कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो वो ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है इस तरह के जो प्री ग्रांट ऑफ पेटेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, इसको अवेलेबल ही नहीं किया जाएगा, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑपोजिशन आप कर ही नहीं सकते प्री ग्रांट, है ना, दोनों पार्टीज के लिए। अब दोनों पार्टीज के लिए तो कहने को लिख दिया, यूके के लिए तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्री ग्रांट ऑपोजिशन सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोनाइज करने की बात की गई है। नाउ लिसन टू मी, जो मुझे आपको बताना है, जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ठीक है। देखिए अगर हम इंडियन पेटेंट लॉ की बात करेंगे, तो इंडियन पेटेंट लॉ के पूरे सिस्टम में देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ ऑपोजिशन, है ना। अगर आपको पेटेंट से रिलेटेड अगर कोई भी ऑपोजिशन दिखाना है, अगर आपको लगता है कि आप रॉन्गफुली पेटेंट एक्वायर कर रहे हैं, या फिर इस तरह का इनोवेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो 2 तरह की ऑपोजिशन है, एक तो है प्री ग्रांट ऑपोजिशन, जो आपको पेटेंट ग्रांट होने से पहले आप अपोज कर सकते हो कोई भी, और एक होती है पोस्ट ग्रांट, मतलब ग्रांट हो गई है, पेटेंट मिल गया है, उसके बाद ऑपोजिशन, ठीक है, फिर उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो अगर हम सेक्शन 25 क्लॉज 1 की बात करें इंडियन पेटेंट एक्ट की, तो वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन को प्रोवाइड करता है, और अगर हम सेक्शन 25 क्लॉज 2 की बात करें तो वो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन को प्रोवाइड करता है, राइट, पेटेंट्स एक्ट 1970 के तहत। लेकिन बात यह है ग्राउंड्स दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस जो मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये जानना है कि अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो कौन से लोग अपोज कर सकते हैं। एनी पर्सन, जो भी एक आम आदमी जिसने कहीं पे पढ़ लिया, कैसे भी पता चल गया, एनीबडी, है ना, जो जिसको दूर दूर तक ये भी नहीं पता कि अच्छा हेलीकॉप्टर के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ एक पेटेंट बनाना, उसको ये भी नहीं पता हेलीकॉप्टर क्या होता है, पर वो कर सकता है, एनी पर्सन, है ना। तो ये थोड़ा एक पब्लिक स्पिरिट में ये प्रोविजन है जो इंडिया प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो इट इज गुड, है ना। लेकिन जो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन वाला जो क्लॉज है, वो कहता है ओनली द इंटरेस्टेड पार्टी कैन फाइल ऑपोजिशन। तो इस केस में आप जब सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टी को अलाउ करेंगे कि आप ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, या जो भी, है ना, यानी कि अगर आप मेडिसिन में ही अगर हम एग्जाम्पल ले, तो जो इंसान खुद एक
मेडिसिन बना चुका है उसी तरह की जिसका आप पेटेंट मांग रहे हो, सिर्फ वही आपके अगेंस्ट ऑपोजिशन फाइल कर सकता है पोस्ट ग्रांट में, ठीक है। तो उसको बेसिकली अब आप देख सकते हैं कि इससे पब्लिक स्पिरिट के अगेंस्ट जाया जा रहा है। जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन या ट्रांसपेरेंसी अभी एग्जिस्ट करती है प्री ग्रांट ऑपोजिशन के रूप में, वो चली जाएगी। इसीलिए ये भी एक कंटेंशन है। Okay, Supreme Court dismisses petition against Justice Chandrachud, says it is completely misconceived. अब देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पिटिशन डाली गई है कि प्लीज इनको चीफ जस्टिस पद बनने दो। ही सेट टू टेक द ओथ ऑन November 9। ये अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, तो आपको याद होगा जो एनवी रमना है उनके बनने से पहले भी ऐसी ही पिटिशंस डाली गई थी। जस्ट उनके ओथ लेने से पहले उन पिटिशन ये डाली गई थी। देखिए बात ये, जो कुछ चीफ जस्टिस होते हैं ना, जो बहुत ही मतलब आउटस्पोकन होते हैं और वो नहीं डरते कि एक पर्टिकुलर उसमें, हर पर्टिकुलर केस में कोई एक पार्टी ऐसी होती है या कोई एक बहुत सोसाइटी की ही कम्युनिटी ऐसी हो सकती है जो आपसे नाराज हो जाएगी और एक पार्टी खुश हो सकती है। जैसे LGBTQ राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी किया, अबॉर्शन राइट्स में और बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस में भी इनका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटलुक होता है। वैसे ही एनवी रमना का भी, एनवी रमना ने भी आंध्र प्रदेश की सरकार जो अभी प्रेजेंट YSR कांग्रेस जो है वहाँ की, जगनमोहन रेड्डी, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस खोले हुए थे, लिस्ट किए थे और उनके अगेंस्ट एक्शन भी किया था जब वो हाई कोर्ट लेवल पे थे, ठीक है। तो इसीलिए उनके खिलाफ भी पिटिशन डली थी कि उनको मत बनने दो, फिर इनके खिलाफ भी डल रही हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि अच्छा इस तरह का ट्रेंड भी एग्जिस्ट करता है। ओके, ऑलराइट। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी sifts through 4 lakh suggestions, plans more outreach। अब देखिए आपके साथ मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बहुत रिसेंटली डिस्कस किया है। तो जब हमने क्यों डिस्कस किया था, हमने गुजरात के केस में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, हमने गुजरात के केस में ये डिस्कस किया था क्योंकि अब गुजरात में इलेक्शंस आने ही वाले हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से जस्ट कुछ समय ही अब रह गया है। तो उससे पहले गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पटेल, उन्होंने बोला है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और वो कमेटी बेसिकली सलाह मशवरा करेगी, सोचेगी, समझेगी कि क्या स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। मतलब हर सिविलियन के लिए बेसिकली डिवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, इस तरह के जितने भी प्राइवेट मैटर्स होते हैं उसमें एक ही लॉ एग्जिस्ट करेगा, कोई भी रिलीजन बेस्ड लॉ नहीं होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस तरह की चीज़ें। तो फिर जब हमने गुजरात का केस डिस्कस किया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्तराखंड में ऑलरेडी इस तरह का प्रॉमिस किया जा चुका है। कमेटी ऑलरेडी वर्क कर रही है कि ग्राउंड लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जब उत्तराखंड में अभी बहुत रिसेंटली इलेक्शन हुए थे तब उनका पोल प्रॉमिस था और इसीलिए उन्होंने इसको किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उत्तराखंड के केस में क्या हुआ है। एक 5 मेंबर टीम जो फॉर्म की गई थी बेसिकली कि आप ड्राफ्ट बनाइए UCC का उत्तराखंड के लिए, वो करंटली स्ट्रगल कर रही है क्योंकि देखिए उन्होंने बेसिक जनता से, आप ऑब्वियसली पब्लिक कमेंट्स मांगेंगे कि किस तरह का UCC होना चाहिए, पूछेंगे तो लोगों से ही ना कि क्या सही है, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें ओवर 3 लाख हैंड रिटन लेटर्स आए हैं, 60,000 ईमेल्स आए हैं, 22,000 सजेशंस आई हैं जो अपलोड की गई हैं वेबसाइट पे रेजिडेंट, स्पेशली जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा किसके लिए, वन लॉ फॉर ऑल के लिए, ठीक है। इसमें से देखिए एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी स्पेसिफिकली, मैंने इस आर्टिकल को क्यों आपके साथ डिस्कस करना चूज किया है, वो ये है दैट अमंग द सजेशंस, बहुत सारी सजेशंस में से एक सजेशन जो ट्राइबल बेल्ट में से आई है और हिली एरियाज में से आई है, वो ये है कि पॉलिसी इंटरवेंशन होनी चाहिए सरकार द्वारा फॉर रिवर्स इनहेरिटेंस। तो रिवर्स इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, जो आप अपने पेरेंटल लाइन में जो भी आप प्रॉपर्टी है उसमें से आपका शेयर कितना होगा, है ना, आप इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी। अब रिवर्स इनहेरिटेंस क्या होता है कि बच्चों की प्रॉपर्टी पे माँ बाप का कितना हक है, ठीक है, दैट इज नोन एज रिवर्स इनहेरिटेंस। तो इन्होंने रिवर्स इनहेरिटेंस की मांग की है क्योंकि बच्चे बहुत बार अपने माँ बाप को ऐसे घर से निकाल देते हैं, इस तरह की। तो ये आप पर्टिकुलरली एथिक्स में भी मेंशन कर सकते हैं रिवर्स इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, है ना। सिंस द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड आर वेरी वेल अवेयर, मतलब स्पेसिफिकली काफ़ी वो UCC को प्रमोट करते हैं और इन्होंने बोला है सेम मैरिज होनी चाहिए, सेम एज होनी चाहिए मैरिज के लिए, बोथ जेंडर्स के लिए। तो ऑलरेडी इस पे लॉ डेलिब्रेट किया जा रहा है। बैन, टोटल बैन ऑन पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ होना, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, इसकी बेसिकली प्रैक्टिस पे भी कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए, इन्होंने
डिमांड की है। देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर्टिकुलर पेज के आर्टिकल्स को डिस्कस करूं, आई वुड लाइक टू स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ हैं चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। ओके, हम एडिटोरियल देख लेते हैं यहाँ पे। द राइट टिक। अब देखिए क्या हुआ है, एलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है एज द ट्विटर ओनर एंड सीईओ। तो बेसिकली इन्होंने अब आते ही, ऑफ कोर्स ही न्यू व्हाट हिज टास्क वाज, उन्होंने सीईओ को रिमूव किया, साथ में 3 और पोस्ट थी जिनको रिमूव कर दिया लोगों को, पराग अग्रवाल को भी, क्योंकि उन्होंने मिसलीड किया था। उनका कहना ऐसा था एलॉन मस्क ने कि पराग अग्रवाल ने मिसलीड किया, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी कितने फेक अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं ट्विटर पे, और उन्होंने मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हेंस ही रिमूव्ड पराग अग्रवाल। तो इसके साथ साथ बहुत और सारी चीजें हैं। अब एक जो प्लान अनवील किया गया है एलॉन मस्क द्वारा, वो ये है कि जो ब्लू टिक आता है, जो एक ऐसा साइन आता है आपके अकाउंट पे कि अच्छा दिस अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, है ना, ये एक ऑथेंटिक अकाउंट है। मतलब क्या कि ब्लू टिक का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है अमिताभ बच्चन, देन ही इज ट्रूली अमिताभ बच्चन। मतलब जो वो क्लेम कर रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, देन ही इज ट्रूली अमिताभ बच्चन, कोई और नहीं है, कोई फैन क्लब पेज नहीं है। तो इसलिए ब्लू टिक दिया जाता है। अब इन्होंने इसको बेसिकली इस ब्लू टिक की सर्विस को एक पेड सर्विस बनाने की बात की है, जो $8 पर मंथ के लिए अवेलेबल की जाएगी यूएसए में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप कंट्रीज है उसमें जिनके पास रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर है उनमें कम अमाउंट में, ठीक है। तो अगर देखिए हम नैरो सेंस में देखेंगे इस मूव को, तो हमें लगेगा ये एक प्राइवेट कंपनी है, अब तो कंप्लीटली प्राइवेट ग्लोबल कंपनी बन गई है ना। तो ये बेसिकली एक नया तरीका है कि एलॉन मस्क अपने फ्रेश रेवेन्यू स्ट्रीम्स को फिल करना चाहते हैं ना, एक फ्रेश रेवेन्यू का तरीका उन्होंने, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज या फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो सारे ट्विटर पे हैं ऑलरेडी, है ना। तो बेसिकली तो एक नैरो सेंस में तो ये एनालिसिस हो गया। साथ ही साथ में देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, द ब्लू टिक इज सीन एज अ मार्कर ऑफ ऑथेंटिसिटी, टेल्स यूजर्स दैट एन अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड बाय ट्विटर एंड इज इंडीड who or what it claims to be, ये हमने डिस्कस कर लिया। Public figures such as politicians and celebrities and reputed institutions are most often granted this symbol, ये बात भी हमें पता है। But beyond such public figures it often appears that there is no rationale, मतलब ठीक है, इनका समझ आता है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर, समझ आता है, ठीक है, वेरिफिकेशन मिली, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके नाम पे जो बातें बोली जाएंगी वो एक बहुत लार्जर जनता को प्रभावित करती हैं, इसीलिए ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है उनके अकाउंट का। गुड इनफ। पर आप बहुत सारे अपने आसपास कितने लोगों को आप देखेंगे जिनको ब्लू टिक मिला हुआ है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड, बहुत सारे और भी ब्लू टिक उनको जिनको मिला हुआ है, who gets this verified tick। ओके, तो ये मोर और लेस एक स्टेटस सिंबल बन गया है, और ये बात आप जानते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि बहुत ओपेक मैनर में ब्लू टिक अभी तक दिया जा रहा था, जिसकी वजह से डिजिटल फ्यूडलिज्म हो गया था। डिजिटल फ्यूडलिज्म मतलब ये टर्म आप चाहे तो यूज कर सकते हैं कभी, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना तो, या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है। डिजिटल फ्यूडलिज्म क्या होता है कि मतलब कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के पास ब्लू टिक है, न जाने किन तरीकों से, ठीक है। तो चाहे वो गलत ही है, बहुत सारा ऐसा है कि जो YouTube क्रिएटर्स हैं, they're actually making derogatory comments on women and still they manage to get blue tick on their accounts and इस तरह की चीजें। और या फिर एक स्टेटस सिंबल बन जाना, मतलब कुछ ही लोगों के पास ब्लू टिक है और लोग उन्हीं को प्रेफरेंस देंगे, उनको ब्लू टिक देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है यार बड़ा क्रिएटर है ना, इस तरह की चीजें। तो ये डिजिटल फ्यूडलिज्म हो जाता है, क्योंकि जो एक आम आदमी जिसके आगे ब्लू टिक नहीं है अकाउंट के, उसकी बात को, उसकी वॉइस को कोई तवज्जो ना देना, इस सॉर्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर तो जो डिजिटल एरेना में क्रिएट हो गया था। जो मस्क का प्लान है बेसिकली वो क्या करता है, अब डेमोक्रेटाइज करता है और डी वैल्यू करता है इस पर्टिकुलर फ्यूडलिज्म को। ओके, इफ ऑल इट टेक्स इज अ नॉमिनल फी, द ब्लू टिक विल सीज टू बी अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि अब आप ब्लू टिक देखते ही आपको लगेगा यार इसने फीस पे की होगी, हर महीने के लिए एक फीस पे कर रहा है, दैट इज इट, दैट इज एग्जैक्ट, आप पे कर लो आपको मिल जाएगा ब्लू टिक, है ना। तो ये सारी चीजें, तो देखिए एलॉन मस्क ने जब उन्होंने ट्विटर को ओवरटेक किया था, उन्होंने बोल दिया था कि मैं इसको बनाना चाहता हूँ एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चैंपियन हूँ, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि जो इन्होंने स्टेप लिया है वो शायद इनवॉलेंटरली ही डिजिटल फ्यूडलिज्म या डेमोक्रेटाइज कर रहा है,
क्योंकि इनका शायद जो मोटिव हो सकता है वो कंप्लीटली प्योरली रेवेन्यू हो सकता है, पर इनडायरेक्टली इनवॉलंटरली ये एक इस प्लेटफॉर्म को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। ओके, तो यही बस मुझे आपको बताना था। लेट्स मूव ऑन टू, अब देखिए इस एडिटोरियल में कुछ भी नहीं है। अगर आप इस एडिटोरियल को खुद पढ़ेंगे ना, इसमें आपको लगेगा कि एक ही बात को 50 बार क्यों बोला हुआ है ना। तो और बहुत मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा, पता नहीं, क्योंकि मेरे लिए ही कॉम्प्रिहेंड करना इसको बहुत मुश्किल था। अच्छा, व्हाट डू आई नीड टू टेक फ्रॉम इट, क्योंकि एक ही बात बार 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 मोनोटोनस। ठीक है, देखें इसमें कुछ है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ कुछ जो चीज़ मैंने मार्क की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, इफ नॉट से इन द मेन पेपर्स, then in the essay paper, okay, या फिर in the GS4 paper, ठीक है, the idea, an idea called privacy, या फिर on social media there can be a question। तो इसीलिए यहाँ पे एक एंगल, एक डायमेंशन ऐसा हमें मिलता है which we can definitely take away। okay, तो वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। What are the borders between the private and public these days? क्या बॉर्डर है, क्या लाइन है जो पब्लिक को प्राइवेट से डिवाइड करती है या डिस्टिंक्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब देखिए कितनी ईगरनेस होती है। लेट्स दिस इज अ कॉमन फिनोमिनन, मतलब सबको अब अपने जो कंप्लीटली प्राइवेट मोमेंट्स एक टाइम पे हुआ करते थे, अपना ग्रीफ, अपना जॉय, अपनी एंजाइटी, जो हम अपने तक या कुछ अपने गिने चुने लोगों तक शेयर किया करते थे, जो आप जैसे सो कॉल्ड प्राइवेट स्फीयर कह सकते हैं, अब हम कितनी ईगरनेस होती है उसको सोशल मीडिया पे शेयर करने की, विद बिग बिग पोस्ट, विद बिग बिग कैप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो आप किसके साथ शेयर कर रहे हो? विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो यहाँ नहीं लिखा, तो कहीं इसको कहते हैं, वो ये है कि यू सॉर्ट ऑफ वेंट आउट योर जो भी आपके दिन में है ना। तो when you write it, when you type it, or when you speak to someone about it, then a lot of pain gets reduced that way। इस तरह की बातें भी हैं, but that's a different thing। हम ये डिस्कस करना है यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे देखें द रीसेंट आउटरेज। अब देखिए ये विराट कोहली वाला एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था ये आपके लिए डेफिनेटली एक एग्जाम्पल के रूप में एक्ट कर सकता है, क्योंकि उनका जो पर्थ, जो उनका होटल था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो होटल था, उसकी जो होटल के मैनेजमेंट में से किसी एक इंसान ने किंग कोहली की वीडियो मतलब डाल के उनका रूम, उनका वार्डरोब खोल खोल के उनका सामान सारा पड़ा है। तो फिर मिस्टर कोहली ऑफ कोर्स उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक प्रॉपर इससे रिलेटेड पोस्ट डाली कि अच्छी बात है, आई अंडरस्टैंड दैट फैंस लव अस अ लॉट, बट द फैक्ट इज मैं कहाँ पे प्रिवेसी एक्सपेक्ट करूंगा अगर एक अपने रूम में नहीं, या कुछ भी, है ना। तो इस तरह के बिहेवियर को मैं सपोर्ट नहीं करता, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी थी। ओके, सो द रीसेंट आउटरेज ओवर अनऑथराइज्ड वीडियो ऑफ क्रिकेटिंग सुपरस्टार Virat Kohli's hotel room in Perth, including glimpses of his private spaces and objects, is best viewed through an understanding of। अब देखिए ये हम जो केस देख रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जो लैंडस्केप प्राइवेट और पब्लिक का हुआ करता था हमारे समय में, वो चेंज हो चुका है। ओके, द आइडिया ऑफ अ प्राइवेट लाइफ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इफ नॉट दिस देन दिस, आई डू नॉट नो वेयर, पर एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। द आइडिया ऑफ अ प्राइवेट लाइफ इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी। ओके, अब प्रिवेसी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक प्रोडक्ट है मॉडर्निटी, मॉडर्न डिस्कोर्सेस का। ठीक है, द वे इन विच वी थिंक ऑफ आवर प्राइवेट मोमेंट्स एंड सेल्व्स has little or no resonance in pre-modern contexts or in the current context where such ideas of privacy। अब देखिए पहले तो इस तरह की privacy जो अभी हम जिसको privacy मानते हैं वो नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए क्या कॉम्प्लिकेटेड है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपको सोशल मीडिया और privacy इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, इस पर कुछ लिखो, तो ये आप जरूर लिखेगा कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो मैटर है इसमें वो ये है कि अगर हम सोशल मीडिया से अपना रिश्ता जो सबसे बड़ा कंसर्न देखते हैं उसमें ये है कि हमारे को ना एक साइमल्टेनियस डिजायर है। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ हम पब्लिसिटी भी चाहते हैं, लेकिन हम प्रिवेसी भी चाहते हैं, है ना। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज अ वेरी डीप थिंग एंड अ वेरी हिटिंग थिंग। ओके, हर कोई ऐसा ही है, सबको पब्लिसिटी भी चाहिए, फेम भी चाहिए, एक एक्सपोजर भी चाहिए एक स्तर तक पहुंचने के लिए, और प्रिवेसी भी चाहिए। जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम यही कहते हैं एटलीस्ट हमें सर्टेन थिंग्स वी वांट टू कीप प्राइवेट एंड ऑल ऑफ दैट, आई होप यू रिस्पेक्ट आवर प्रिवेसी, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी। अब सी आई एम नॉट हिटिंग आउट एट एनीबॉडी, है ना, पर ये बहुत डीपली हिटिंग चीज दिखी है एंड इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्या प्राइवेट है क्या पब्लिक है ये हमें डिसाइड करते हैं, फैक्ट ये है। ठीक है, तो ये आप जरूर इस तरह का कोई नैरेटिव लिख सकते हैं, and the belief that the borders between the two are and should be within our control, as I just said. Okay,
यहाँ पे let me see if there's something written here. There is in fact no way of defining what is excessive display of private life via public media. This distinction itself is no longer valid. अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ है जो आपको एक पॉइंट यहाँ से भी मिलता है. An important aspect of this blurring of boundaries we should also remember lies in the fact is that अब देखिए सबको पैसा कमाना है सारी वीडियोस बना के, है ना, यही फैक्ट है. जो वीडियो वायरल करना या वायरल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है. ठीक है. एक तो देखिए पहले सेम मीडिया आउटलेट्स ने कोहली की इस वीडियो को सर्कुलेट किया, ठीक है, फिर उससे पैसा कमाया. फिर उसके बाद सेम मीडिया आउटलेट्स ने जो कोहली ने आउटरीच दिखाया कि उसकी प्रिवेसी में इन्वेड किया गया है, उस वीडियो को उस उनके पोस्ट को वायरल किया और फिर उससे पैसा कमाया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन दिस जोन. ओके, सो द एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम है उसकी जो पावर है वो इसी तरह से काम करती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रेवेन्यू इज ऑल दैट मैटर्स. द न्यू सेल्फ दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कोलैबोरेशन विद सोशल मीडिया, ग्रीविंग रिलेटिव. अब देखिए वही जिस तरह के कैप्शंस होते हैं, ग्रीविंग रिलेटिव, प्राउड पेरेंट, सेंसिटिव पोएट, केयरिंग पार्टनर, ये जो इमर्ज इस तरह की इमेजेस होती हैं जो भी इंसान अपने बारे में पोस्ट करता है. फिर आप कहते हैं, देखिए आप कितना जानते हैं आप किसी सेलिब्रिटी को या फिर किसी को भी जिसको आप पसंद करते हैं, उनकी इमेज कैसे पता चलती है? वही जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप कितना मिले हैं उनके साथ, रहे किसी कोई नहीं रहा. ठीक है, वो इन्वायरमेंटलिस्ट है कि नहीं, वो इससे पता चलता है वो खुद के बारे में क्या पोस्ट कर रहा है, किस फील्ड पे जाके काम करने गया हुआ है और नीचे कैप्शन लिखा हुआ है. वो अपने अगर बच्चे के लिए जो भी फोटो डाल रहा है या कुछ भी, तो प्राउड पेरेंट है या केयरिंग पार्टनर है, ये सब कुछ आपको इस तरह से पता चलता है. किसने करवा चौथ रखा है, और इस तरह के जो बातें हमें कैसे पता चलती हैं, वो इज अ केयरिंग पार्टनर, है ना, यही चीजें हैं. तो बात ये है कि यू चूज दिस लाइफ, इनका ये कहना है. तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते. इतना सेंसिटिव मैटर है ये कि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट पता नहीं होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. Delhi court to CBI consent of accused must to get password. अब देखिए दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है सीबीआई केस में, जब भी एक सीबीआई केस है उसको इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो भी ऑफिसर है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर का, किसी के अक्यूज्ड के कंप्यूटर का या स्मार्टफोन का पासवर्ड अक्यूज्ड के कंसेंट के बिना ले सके. क्योंकि आप एक देखिए बात इतनी सी है कि आप ठीक है अक्यूज्ड है, आपको कुछ डेटा स्पेसिफिकली चाहिए जो बिल्कुल आपका हक है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आपको एक केस के तह तक पहुंचना है. पर उस फोन में, उस कंप्यूटर में, उस इंसान की, जो एक इंसान ही है ऑफ कोर्स, उसके प्राइवेट मोमेंट्स या उसकी फैमिली की फोटोज, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनकी खुद की फोटोज या किसी तरह की लाइफ, नॉर्मल लाइफ के बारे में बहुत कुछ हो सकता है. तो वो प्रिवेसी की कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है. तो वो प्रिवेसी को आप इम्पिंज नहीं कर सकते. तो और साथ ही साथ में देखिए बात है खुद का ही उनसे पासवर्ड मांगना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के खिलाफ जाता है. ये क्या कहता है कि आप खुद ही के केस में आपको फोर्स नहीं कोई कर सकता कि आप खुद के अगेंस्ट विटनेस बने, है ना, ये चीज है ना. तो ये इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है, देखिए केस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना. ऐसा नहीं है, हमें ये भी जानना है कि अक्यूज होगा, इंसान है पर उसने कुछ गलत किया इसीलिए तो उस पर चार्ज है कोई. तो इसीलिए कोई स्पेशल एजेंसीज हैं जो हैक कर सकती है या सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा को पता लगा सकती है, तो उसके माध्यम का आप सहारा ले सकते हैं. अब देखिए ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, given the fact that we are seeing so many women related issues emerging, तो ये एक एग्जाम्पल है which is a takeaway from this page. For women by women, Delhi opens first महिला मोहल्ला क्लिनिक, more to follow. देखिए 100 हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में महिला मोहल्ला क्लिनिक. तो दिल्ली में बेसिकली जो महिला मोहल्ला क्लिनिक है उसको बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास बेसिकली इनॉग्रेट किया गया. ओके, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इस क्लिनिक में विमेन को हेल्प किया जाएगा विद गायनोकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉन्ट्रसेप्शन रिलेटेड, इस तरह के जो फैमिली प्लानिंग इश्यूज होते हैं इससे, और साथ ही में जो 12 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनके रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो कोई वैक्सीन लगना, इस तरह की जो भी चीज़ें उससे भी डील किया जाएगा. देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं फीमेल पेशेंट्स को जो होती हैं, वो आप कंफर्टेबली सिर्फ एक दूसरी विमेन के साथ ही कर सकते हैं. बिकॉज ऑफकोर्स यू बिलीव कि जो आप जिनको बता रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे. अब कभी कभार इस तरह की दिक्कतें होती हैं जो मेल समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. सो इन दैट सेंस आप लोगों को एनकरेज करेंगे, सी यू शुड एक्चुअली कम विद योर इश्यूज. आपको इस तरह की बातें अच्छी बात है, आप आइए, क्योंकि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है बहुत बार, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेल डॉक्टर्स होंगे विमेन नहीं जाती कहीं पे. सो इट इज अ गुड इनिशिएटिव.
Alright, protesters in Leh Kargil for statehood as Ladakh completes 3 years as UT। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, ले और कारगिल में प्रोटेस्ट देख रहे हैं। बहुत सारे जो सारी रिलीजियस पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी हैं, उनका एक कांग्रेशन है ना, तो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि बोला इन्होंने, देखिए क्या यहाँ पे स्लोगन दे रहे हैं, होम मिनिस्टर पे अटेंशन, वी आर नॉट बेगिंग, पे अटेंशन, वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स। ठीक है मिस्टर होम मिनिस्टर, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम बस अपनी राइट्स की मांग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपने यूटी बनाया था लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को, तो आपने कहा था कि हम स्टेटहुड दोबारा से हमने बस टेम्परेरली इनको यूटी में कन्वर्ट किया है, हम स्टेटहुड दोबारा से रिटेन करके देंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप टेम्परेरली नहीं कर सकते, ऐसा हमें नहीं ग्रांट कर सकते स्टेटहुड, तो कम से कम हमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो खुद की दो, खुद का लेजिस्लेचर तो दीजिए, जम्मू कश्मीर के पास भी तो है अपना। तो इन्होंने इस तरह की बातें की और साथ ही में इन्होंने कहा है कि आई जस्ट रीड इट हियर, ओके इन्होंने बोला है कि हमें, हमारी डिमांड ये भी है कि हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल में आपको पता है कि किस लेवल की ऑटोनॉमी दी जाती है, जो आपको पता है कि जिस तरह के ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो उनके लोकल कल्चर, लैंग्वेज, डेमोग्राफी को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उनके कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, अलग तरह के लॉज से वो पले बड़े हुए हैं, जो उनकी लाइफ को गवर्न करते हैं, वो हमें नहीं, उनके कंसेंट के बिना हम इनको नहीं इन्फ्रिंज कर सकते। तो इसी तरह का स्टेटस इनकी मांग है। जर्मनीज कॉल फॉर ह्यूमन राइट्स मीट में टेस्ट इंडिया स्टैंड्स ऑन ईरान। तो देखिए आपको मैं बता दूं, एक होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, जिसे हम यूपीआर कहते हैं। यूनिवर्सल नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक ऐसा मैकेनिज्म है, जो ऐसा नहीं है कि एक गंदी कंट्री है जिस पे हमें शक है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होते हैं तो उसी का पीरियोडिक रिव्यू होगा। नहीं, हर यूनिवर्सल मतलब हर यूनाइटेड नेशंस के इस मेंबर का जो है, उस मेंबर का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली इंटरवल्स पे रिव्यू होता है कि क्या उनकी कंट्री में ह्यूमन राइट रिजीम किस तरह का है, कोई अब्यूजेस तो नहीं है, या फिर कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस पर रिकमेंडेशंस मिलती हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो फाइनली अब देखिए नवंबर 7 से 18 के बीच में इंडिया और साथ ही साथ में बेसिकली 14 कंट्रीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज रिटन समवेयर हियर ओनली, और राइट, हाँ, 14 कंट्रीज हैं जिसमें बहरीन है, इक्वाडोर है, ट्यूनीसिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, यूके भी है, अल्जीरिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, तो नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होना है। अब जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है एनालेना बेयरबॉक, उनका ये कहना है, उनका डिमांड है कि एक स्पेशल सेशन होल्ड किया जाए काउंसिल में, ईरान की क्रैकडाउन, जो बेसिकली महसा अमीनी के बाद जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, वो उस किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे ईरान की जो सरकार है, ईरान के जो अयतुल्ला है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई हैं, इतने प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उसके बारे में एक स्पेशल सेशन हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। अब देखिए इंडिया, अब आप सोचेंगे इससे इंडिया का क्या मतलब है, मतलब क्योंकि इंडिया ने अभी तक पब्लिकली कंडेम नहीं किया है इस वायलेंस को जो अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे हो रही हैं। दूसरा, इंडिया अब किस तरह से जस्टिफाई कर सकता है अपना ना पार्ट लेना इस पर्टिकुलर उस पर, क्योंकि उनका ये कहना है कि नवंबर 7 से 8 के बीच में आप कह रहे हो एक स्पेशल सेशन हो, तब तो हमारा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होना है, तब तो हम बिजी होंगे वहाँ पे, तो ये सेशन क्यों होने आप देना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही में जो एक और चीज़ है वो ये है कि देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत ही वेस्टर्न पावर्स द्वारा कैंपेन चलाया गया था कि काउंसिल में एक स्पेशल डिस्कशन हो, किस चीज़ पे हो, स्पेशल डिस्कशन हो बेसिकली उइगुर मुस्लिम्स की ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है शिनजियांग रीजन में चाइना के, उस पे। तो देखिए उसको बहुत ही कम मार्जिन से, एक ही वोट से, वो भी यूक्रेन का वोट अगर पहले काउंट कर लिया जाता तो ऐसा ना होता। आई हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग विद यू, लेकिन इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट किया, उस स्पेशल डिस्कशन होने का जो डिमांड था वेस्टर्न पावर्स द्वारा उइगुर मुस्लिम्स की कंडीशन, जबकि हम उनके साथ हैं, उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें पता है, लेकिन हमने अगेंस्ट क्यों वोट किया, क्योंकि हम बेसिकली कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस में बिलीव नहीं करते, हम जेनेरिक रेजोल्यूशंस में बिलीव करते हैं, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारा आप कह सकते हैं डिक्टम है जिसके साथ हम अबाइड करते हैं, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हमने आज तक कभी भी उस कंट्री स्पेसिफिक चीज़ों या फिर रेजोल्यूशंस का साथ नहीं दिया है, या तो हमने एब्सटेन किया है या तो हमने अगेंस्ट वोट किया। तो किसी तरह से देखिए चाइना और भारत के इतने अगेंस्ट, इतने कॉन्फ्लिक्ट में होने के बाद भी ये एक बहुत
शॉकिंग मूव था। चाइना ने प्रेज नहीं किया, पर चाइना ने डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इवेंट का नोट किया कि हमने उनका साथ दिया इस चीज में। साथ तो नहीं, वो ले सकते हैं इसको साथ। वी वॉन्ट टू बी इंडियाज डिफेंस पार्टनर ऑफ चॉइस, यूएस ऑफिशियल। तो देखिए क्या है, अब हम इंडिया जो काफ़ी ज़्यादा रिलाय करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए रशिया पे, अब हमें ये बात पता चल गई है कि किसी एक कंट्री पे इतना हेविली डिपेंडेंट होना बिल्कुल सही नहीं है। बीइंग द फैक्ट के रशिया पे इतनी सारी सैंक्शंस लग गई हैं वेस्टर्न पावर्स द्वारा। अब यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जिससे हमें ये पता चला है कि अगर कल को रशिया से सब कट ऑफ हो जाते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, तो कब तक इंडिया उससे एक रिश्ता बरकरार रख लेगा। साथ ही साथ में कोई भी पावर आके आपके साथ नहीं लड़ती, आपका सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। वेस्ट क्या कर रहा है आज, खुद तो वो आके नहीं लड़ रहे ना यूक्रेन के लिए, वो बस यूक्रेन को अपने डिफेंस बेचता रहता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब हम डाइवर्सिफाई करना शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ में आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में। हम चाहते हैं हम सिर्फ रशिया से ही हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, इस तरह की मिसाइल्स ना खरीदे, हम बाकी पार्टनर्स, इजराइल आप जानते हैं, जैसे हम काफ़ी उनसे डील करते हैं इस चीज़ में। अब यूएसए का ये मानना है कि हम चाहते हैं कि इंडिया बाय चॉइस हमें चूज करे, मतलब इंडिया का आप कह सकते हैं डी फैक्टो चॉइस ही यूएस हो डिफेंस उसमें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या फिर मिलिट्री आर्सेनल में। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को। ऑलराइट, तो इनका ये मानना है। कैन कॉन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम असेंबली? देखिए आपको इसका कॉन्टेक्स्ट तो पता चल ही गया होगा, दिस गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि 2 उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटर्स यानी कि एमएलएज को कॉन्विक्ट यानी कि दोषी साबित किया गया है, जो क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगे गए थे उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें से एक ही डिस्क्वालीफाई हुआ, दूसरी की सीट तो उनकी जो डिस्क्वालीफाई हुए उनकी डिक्लेयर कर दी कि सीट वेकेंट है असेंबली में। जो आजम खान का आपको पता है समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, कहाँ से, रामपुर से, ठीक है। और उनको साथ ही साथ में 3 साल की जेल टर्म भी दे दी, है ना। क्योंकि किस केस में, क्योंकि उन्होंने एक इंफ्लेमेटरी काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं आप उसको, हेट स्पीच ही कहेंगे या फिर काफी ट्रिगरिंग स्पीच कहेंगे, जो उन्होंने 2019 में दी थी। ये चार्ज है उन पे, ठीक है, जो साबित कर दिया। ओके, as disqualification upon conviction on a criminal charge accompanied by a prison sentence of 2 years and more is immediate। मतलब देखिए, जब भी 2 साल या 2 साल से ज्यादा की आपको प्रिजन स्टेटमेंट मिलती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी सीट खाली हो जाती है। दिस इज एन इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए मतलब उनकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी गई थी। लेकिन एक दूसरे एमएलए भी थे जिसको बेसिकली, जिन पे चार्ज लगा, कॉन्विक्ट भी हुए, है ना। तो उन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम सिंह साइनी जो एमएलए हैं खटौली से, ठीक है, क्योंकि उनको सेंटेंस किया गया था टू 2 years imprisonment in connection with the मुजफ्फरनगर riots of 2013। तो अब हम देखते हैं, देखिए दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल पॉलिटिकल एंड वी शुडंट रियली डेल्व इनटू इट। लेकिन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि किस तरह की कॉन्विक्शन अट्रैक्ट करती है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर जो हम आरपीए 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अगर बात करें, उसका सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो इस तरह के प्रोविजंस कंटेन करता है जो जिसका एम ये है कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज कर सकें, यानी कि असेंबली में, पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स ना घुस सकें, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है। तो इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं क्रिमिनल केसेस की, जो डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कॉन्विक्शन इनवाइट करता है। यानी कि अगर आप कॉन्विक्ट हो गए तो आप पर्टिकुलरली 2 तरह के केसेस में डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी इस तरह के ऑफेंसेस की है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगा बेसिकली 6 सालों के लिए अपॉन कॉन्विक्शन। अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं तो 6 सालों के लिए आप लड़ नहीं सकते किसी सीट के लिए, ठीक है। अब तो देखिए, अगर जो पनिशमेंट है, कॉन्विक्शन आप दोषी साबित हो गए, लेकिन जो आपकी पनिशमेंट मिल रही है आपके दोषी साबित होने के बाद, अगर एक फाइन है, ठीक है, एक फाइन है जो बेसिकली, तो जो 6 साल का पीरियड है, इट विल रन फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉन्विक्शन, जिस दिन आप दोषी साबित हुए, ठीक है। तो उस दिन के जो 6 साल है उस दिन से, तो आप तब तक केस नहीं, अब कोई भी पोस्ट के लिए लड़ नहीं सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये फाइन, यानी कि जो आप पे कोई फीस आपको पे करनी है, फाइन पे करना, उसके केस में, ठीक है। पर अगर तो आपको, जो आप दोषी साबित हुए हैं,
तो आपको फाइन ही नहीं बल्कि एक प्रिजन सेंटेंस भी मिला है ना। तो फिर आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कब शुरू होगा? शुरू तो हो गया डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन आप साबित हुए हैं दोषी, पर ये कंटिन्यू कब तक रहेगा? आप सपोज करिए आपको 3 साल की सजा मिली है, तो 3 साल तक आप जेल में रहेंगे। फिर 3 साल के बाद जिस दिन आप जेल से रिहा हुए उसके 6 साल तक, यानी कि इन टोटल 9 साल हो गए, तब तक आप कोई पोस्ट के लिए नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो अब इस तरह का जो फर्स्ट कैटेगरी की केसेस हैं ये, उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें आईपी किस तरह के ऑफेंसेस के तहत आप इस तरह से डिस्क्वालीफाई होते हैं, है ना। उसमें केसेस आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, इंडियन पीनल कोड के बहुत सारे, कि आप स्पीचेस इस तरह की दे रहे हैं जो पर्टिकुलर 2 कम्युनिटीज के बीच में क्या कहते हैं उसे, मतभेद पैदा कर रही हैं, या फिर एनमिटी जिसे आप कहते हैं। डूइंग सो इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप पे आप किसी इस तरह की भड़कीली स्पीच दे रहे हैं। ब्राइबरी, अब ब्राइबरी देखिए ना, फाइन तो इन तरह के केसेस में लगे ना, ब्राइबरी के केसेस में, या फिर रेप, क्रुएलिटी टू वुमेन बाय हस्बैंड एंड लेटर्स रिलेटिव्स, इस तरह के केसेस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। Besides serious provisions of special laws for protection of civil rights act, customs act में देखिए फाइन ही लगेगा। तो फिर आप 6 साल वाली कन्विक्शन कब से होगी, मतलब प्रॉपर 6 साल, जिस दिन से आप कन्विक्ट हुए हैं उस दिन से लेके बस आगे वाले 6 साल, वो नहीं जब आपको बेसिकली कन्विक्ट भी किया है, प्रिजन भी मिला है आपको, फिर जिस दिन आप रिहा होंगे उसके बाद से 6 साल, वो वाला इस तरह के कस्टम्स एक्ट में नहीं होता। ठीक है, यूएपीए वगैरह के जितने भी कैटेगरीज हैं वो इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन को एंटेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ ही में और क्या, जो सती हो रही है, अगर करप्शन, टेररिज्म, इस तरह के चार्जेस हैं, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। फिर बचे हुए जितने भी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं वो एक सेपरेट कैटेगरी बनाती हैं, दूसरी कैटेगरी। ठीक है, जिसमें बेसिकली अंडर विच मियर कन्विक्शन विल नॉट एंटेल डिस्क्वालिफिकेशन, आप दोषी साबित हो गए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ठीक है, कम से कम आपको इसके साथ साथ सेंटेंस ऑफ एटलीस्ट 2 years इन प्रिजन चाहिए कि आपको बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन मिले। ठीक है, ये चीज। इज देयर अ लीगल प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटर्स अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, अब क्या मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाए फिर आप क्या करोगे? ठीक है, अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 4, अब देखिए ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये अभी तो नल हो चुका है, नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। तो सेक्शन 8 क्लॉज 4, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ऐसा क्या था कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया? तो आरपीए का ये जो सेक्शन था उसके तहत लेजिस्लेटर्स इस तरह का इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमने आजम खान के केस में देखा, वो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती थी 2013 तक। फिर 2013 के बाद एक केस आया, आप जानते होंगे, लिली थॉमस केस, उसके बाद मतलब ये चीज इम्पॉसिबल हो गई। तो प्रोविजन क्या कहता था 8 क्लॉज 4, वो कहता था दैट विद रिस्पेक्ट टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटर द डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट टेक इफेक्ट फॉर 3 months, 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी दोषी साबित होने के बाद, क्योंकि आप उसकी उस पीरियड के अंदर अंदर जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर है वो अगर अपील फाइल कर देता है किसी हायर कोर्ट के पास, है ना, और फिर इट विल नॉट टेक इफेक्ट जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता। अब देखिए आपने अपील फाइल कर दी, एग्जाम्पल लीजिए, आपने अपील फाइल कर दी, आपको दोषी कन्विक्ट किया था, आप सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट 3 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल कर दी, किसमें वो आएगी? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट पता नहीं कब केस उठाएगा, वो केस सालों चलता रहेगा, 6 साल 7 साल, आप दोषी साबित नहीं होंगे तो तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। फिर उसके बाद ठीक है, वहां से भी कॉन्विक्शन अगर आपका प्रूव हो गया, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तो बचा है, सुप्रीम कोर्ट में केस, तब तक तो पता नहीं आपके इलेक्टोरल रिटायर होने का टाइम आ जाएगा। सो इट वॉज ऑफ कोर्स नॉट गुड, तो इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, कैन द डिस्क्वालिफिकेशन बी रिमूव? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो ना ही सिर्फ सेंटेंस को स्टे कर सकता है, रोक लगा सकता है, बल्कि कन्विक्शन को भी ओवरटर्न कर सकता है कि अच्छा ये कन्विक्ट नहीं है इंसान, कुछ गलती हो गई है जस्टिस डिलीवर करने में, कुछ भी, पर ये बहुत रेयर ही रखने की बात की गई है। ओके, अगर हम बात करें, however the SC has made it clear that such a stay should be very rare and for special reasons. RPA itself provides a remedy. अब RPA जो एक्ट है वो भी एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, वो क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास है वो, जो इसका सोल्यूशन है। अगर हम सेक्शन 11 की बात करें आरपीए की, तो वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड रीजंस एंड आइदर रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ अ पर्सन्स डिस्क्वालिफिकेशन, जो अगर 6 साल से 2 साल भी कर सकता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के केस में, PS तमांग के केस में। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगा कि आपका गुड कंडक्ट था प्रिजन के अंदर, ओके, तो आपके साथ ही साथ में ना ही वो आपके सेंटेंस को कम करके डिस्क्वालिफिकेशन को भी कम कर सकता है, सो दैट वे द रेमेडी लाइज विद द इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट इटसेल्फ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू, देयर इज नथिंग एल्स हियर, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट article of the day. If I'm not wrong, there is one article here.
ओके, ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट्स बैन ऑन मीडिया वन विदाउट रीजंस। तो ये भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के ही द्वारा दिया गया एक आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, क्योंकि बहुत मतलब मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जिस तरह से लोन आप कह सकते हैं डिसेंट वॉइस की तरह उन्होंने बहुत सारे टिल्टिंग केसेस में भी अपनी एक आवाज़ रखी है, तो ये बिकम स्पेशल दैट वे। तो क्या हुआ है बेसिकली, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया पे, जर्नलिज्म पे, फ्री मीडिया, या फिर जो हमने अभी के.एम. जोसेफ के द्वारा हमने गाइडलाइंस देखी थी, हेट स्पीच कैसे टीवी चैनल्स के जो मीडिया है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ आएंगे, है ना, ऑल ऑफ दैट। जो बेसिकली जिसमें एंकर क्या करता है, अगर डिबेट हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का साइड देता है विच इज़ नॉट करेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो मीडिया, जर्नलिज्म, फ्री प्रेस, क्या वो फोर्थ पिलर है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस का एक थ्रेड ये निकल के आता है। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को गवर्नमेंट को ग्रिल किया है कि आपने बैन क्यों किया मीडिया वन को। मीडिया वन क्या है, केरला बेस्ड टीवी चैनल है। ओके, सरकार ने उसको बैन किया है नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देके। ओके, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। और राइट, इन्होंने बोला अगर हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी आपने इसको बैन किया, इस पर्टिकुलर चैनल को, ओके, तो पर आप बताएं तो, ग्राउंड्स तो बताएं कि किस ग्राउंड पे आपने मतलब ये चीज़ की है। और साथ ही साथ में देखिए अब देखिए एक बात ये है कि हम तो चार्जशीट लेवल तक भी नहीं पहुंचे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि चार्जशीट में भी डिस्क्लोज किया जाता है कि किस मटीरियल पे, किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे ये ऑफेंस को रजिस्टर किया गया है, पर इसमें तो चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है ना। तो किस बेसिस पे आपने इसको बैन कर दिया, क्या ग्राउंड है, ठीक है। तो ये चीज, और साथ ही में बेसिकली देखिए बात क्या है कि होम मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था। ये बेसिकली अपना ना ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने गए थे होम मिनिस्ट्री के पास, तो होम मिनिस्ट्री ने इनको रिन्यू तो क्या किया, रिन्यू तो क्या करके दिया, इनको बैन ही कर दिया नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज लगा के इन पे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। डीएमके सीक सपोर्ट फॉर रिकॉलिंग टीएन गवर्नर। तमिलनाडु गवर्नर को रिकॉल करने के लिए डीएमके ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को बेसिकली इनवाइट किया है कि हम साथ में मिलकर एक लेटर साइन करेंगे और प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप इनको विड्रॉ कर लो गवर्नर के रूप से। तो देखिए गवर्नर के मैटर में हर दिन हम कुछ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नर को बोला जा रहा है कि वो एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह एक्ट कर रहे हैं रूलिंग पार्टीज के खिलाफ। केरला का केस आप जानते हैं, आरिफ मोहम्मद खान का। फिर हम तमिलनाडु में भी ये देख रहे हैं, नीट बिल को पास नहीं कर रहे हैं जो गवर्नर है, और बहुत सारी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एन रवि, ठीक है। तो इसीलिए तमिलनाडु में हम बेसिकली सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होके अगेंस्ट जाने वाली हैं गवर्नर के। ओके, नेतन्याहू इंचिंग टूवर्ड्स रिक्लेमिंग पावर इन इजराइल, हम इसको कल डिस्कस करेंगे बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट गॉटन द पावर। तो इजराइल के जो हम देखने वाले हैं, जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो बेसिकली इज ऑलमोस्ट देयर टू फॉर्म अ मेजोरिटी गवर्नमेंट। ये राइट विंगर है, कंप्लीटली राइट विंगर है, और काफ़ी सालों तक इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है इसराइल में। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रीमियर ऑफ इसराइल। और ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, लिकुड पार्टी को बिलोंग करते हैं। एंड इज अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश इन नेचर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए पूरा एक जो सिनारियो बन रहा है, राइट विंग लीडर्स हर जगह आ रहे हैं, और उसी में ये भी देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, अगर आपको याद होगा उनका मिस्टर मोदी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्हमी दिखाई गई थी जब वो 2018 के टाइम पे विजिट्स इन्होंने शेयर की थी। तो लेट्स सी व्हाट इमर्जेस नाउ, क्योंकि अभी तक तो एक कोलिजन पार्टी रन कर रहे थे, जो कोलिजन कभी भी सस्टेनेबल होती नहीं है। तो खिचड़ी सरकार इज ऑलवेज प्रोन टू गेट डिसॉल्व, और वही हुआ है यहाँ पे भी। क्यूरियस कोलाज शोज राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। तो देखिए क्या हुआ है, एक स्टडी पब्लिश हुई है पीपल एंड नेचर में, ठीक है, बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी। तो मैं आपको बस ये बताती हूँ कि क्या हुआ है कि जो राइनोसॉरस हैं उनकी बहुत सालों पुरानी इमेजेस, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इमेजेस जितनी भी हैं, सारा जो एक कॉन्ग्रीगेशन, उसको कंपेयर किया गया अभी वाली इमेजेस से। धीरे 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 देखा है हमने कि जो राइनोसॉरस की जो सींग है, जो हॉर्न्स हैं, वो छोटे 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 होते गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता गया है, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से इन्होंने खुद को सिलेक्टिवली इवॉल्व किया है, क्योंकि इनके हॉर्न्स के लिए तो इनको हंट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशन है, हंट ज़्यादा हंट ना हो पाए, इस तरह का एक आप कह सकते हैं अडेप्टेशन की है राइनोसॉरस की ये स्पीशीज़ ने, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए एलिफेंट्स में भी हमने देखा टस्क धीरे 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 इतना छोटा कैसे हो गया, क्योंकि इनको बहुत हंट किया जाता था, टस्क साइज कम हो गया। वैसे ही हॉर्न लेंथ हमने वाइल्ड शीप में भी देखी थी, ठीक है। तो ये एक बस आप एक फैक्ट की तरह देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।